नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम औषध द्रव्य के अंतर्गत जानेंगे सांग दर संहिता के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हम औषध द्रव्य में हमने जाना था आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद के लक्षण और आयुर्वेद की व्याख्या, आयुर्वेद अवतरण। उसके बाद में हमने लघुत्रयी, व्रतत्रयी संहिताओं के नाम जाने थे। व्रतत्रयी संहिताओं के बारे में हमने जो तीनों संहिता आती है, चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट संहिता को देखा था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लघुत्रयी संहिता, और लघुत्रयी संहिता के अंतर्गत फर्स्ट वन है सांगधर संहिता। इन संहिताओं या ग्रंथों का नॉलेज होना आयुर्वेद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक इन संहिताओं के बारे में हम नहीं जानेंगे, आयुर्वेद के बारे में हम जान नहीं सकते। तो सांगधर लघुत्रयी का एक महत्वपूर्ण संहिता है। इस संहिता में आयुर्वेद के विषय वस्तु चरक एवं सुश्रुत संहिता से लिए गए हैं। तो विषय वस्तु चरक और सुश्रुत से इसके अंदर लिया गया है। ग्रंथकार के बारे में, इस संहिता के ग्रंथकार आचार्य सांगधर, जिन्होंने पूरी संहिता में कुछ ही जगह अपने नामों का उल्लेख किया है। इनके पिता पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम दामोदर एवं पितामह का नाम राघवदेव था। आचार्य सांगधर केवल चिकित्सा शास्त्र के मर्मज्ञ ही नहीं थे, अपितु कवित्व शक्ति से संपन्न एवं विविध शास्त्रों के ज्ञाता थे। सांगधर का जन्म 13वीं व 14वीं सदी के आसपास माना गया है। आचार्य सांगधर के नाम से दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक है सांगधर संहिता, एक है सांगधर पद्धति। तो अब हम सांगधर संहिता के महत्व एवं विशेषता के बारे में जानेंगे। मध्य काल की यह एकमात्र संहिता है नाड़ी ज्ञान द्वारा। इसमें नाड़ी ज्ञान द्वारा रोग परीक्षा आयुर्वेद शास्त्र की एक विलक्षण विद्या है। कुशल वेदों द्वारा नाड़ी में सूत या धागा के एक सिरे को बांधकर दूसरे सिरे को पकड़कर नाड़ी गति का ज्ञान करके रोग एवं रोगी के संबंध में सब कुछ सत्य बता देने की घटना प्रसिद्ध है। तो ये नाड़ी शास्त्र के लिए सांगधर संहिता है, ये फेमस है। नाड़ी शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में कणाद आदि का नाम आता है। इसी परंपरा क्रम में आचार्य सांगधर भी है, जो नाड़ी शास्त्रज्ञ कहे गए हैं। सांगधर अपने पूर्ववित्तीय समय के उपलब्ध सभी ग्रंथों का सम्यक आलोचक एवं सूक्ष्म निरीक्षण करके एक विकसित ग्रंथ का निर्माण किया। तो इस ग्रंथ में कुल खंड में 32 अध्याय हैं और उनमें संपूर्ण विषय का वर्णन किया गया है। मध्यकाल की एकमात्र संहिता है। उस काल में चिकित्सा की प्रधानता थी। इस समय मध्यकाल में राजपूत और मुगल दोनों का शासन था। तांत्रिक और सिद्ध संप्रदाय अपने चरम उत्कर्ष पे थे। तो ये संहिता मध्यकाल में बहुत प्रचलित हुई। इसके निम्न विशेषताएं हैं। एक तो इनमें राशि भेद से ऋतुओं का विभाजन बताया गया है इसके अंतर्गत। दूसरा, इसमें नाड़ी परीक्षा का वर्णन, ये तो हमने बता दिया है। दीपन, पाचन, सुख स्तंभन, पुरी स्तंभन आदि नाम से भी औषधियों का वर्गीकरण और मात्रा का विचार इसमें है। दोष धातु मल की निरुक्ति, दोषों के प्रकार, उनकी प्रधानता, धातुओं का पोषण क्रम, विषणु पदामर्थ या ऑक्सीजन का शरीर के भीतर तृप्त होना, पाचन क्रिया एवं मूत्र निर्माण का वर्णन इसमें दिया गया है। रक्त को भी दोष मानकर एवं रोगों के भेद के वर्णन, कर्मियों के 20 भेदों के अतिरिक्त स्नायु कर्मी का वर्णन भी सांगधर संहिता में है। आमवात के 4 प्रकार के रोग हैं, इनका वर्णन दिया हुआ है। दृष्टि रोग और गर्भ दोष के 8 भेद, स्त्री रोग के 3 भेद, शीत उपद्रव, शल्य उपद्रव, क्षार उपद्रव का भी वर्णन सांगधर संहिता में बताया हुआ है। चिकित्सा में विषों का प्रयोग, वत्स नाम विष के बारे में, कर्षण सर्प विष, विष के वेग के बारे में वर्णन दिया हुआ है। धातुओं के शोधन, मारण जो रसशाला के अंतर्गत हैं, वो सब चीज़ें भी सांगधर संहिता में उनका वर्णन है। सांगधर संहिता में चरक, सुश्रुत, वाग्भट, चक्रधृत और सोडल के प्राचीन ग्रंथों का एवं रस शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों का
संकलित रूप है। तो प्राचीन आयुर्वेदिक संहिताओं से हटकर नाड़ी विज्ञान का अवस्थित वर्णन, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाड़ी विज्ञान के लिए थी। इसके साथ साथ में भी जो चरक सुश्रुत में दिया हुआ है वो सब्जेक्ट भी इसके अंतर्गत थे। तो इस हमने अभी जाना सांगदर संहिता जो लघुत्रयी के अंतर्गत आती है। लघुत्रयी के अंतर्गत जो नेक्स्ट संहिता है इसका नाम है भाव प्रकाश संहिता। तो आयुर्वेद की आचार्य परंपरा में भिषक भूषण श्री भाव मिश्र का नाम, तो इनका नाम है श्री भाव मिश्र का नाम विशेष स्थान रखता है। इनकी कृति भाव प्रकाश संहिता लघुत्रयी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथकार का परिचय, इनके पिता का नाम श्री लटकण मिश्र था। आचार्य भाव प्रकाश का समय 16वीं सदी के आसपास है। तो ये लेटेस्ट ग्रंथ है लगभग। आचार्य भाव मिश्र अपने पूर्व आचार्यों के ग्रंथों से सार भाग ग्रहण कर अत्यंत सरल भाषा में इस ग्रंथ का निर्माण किया है। और ग्रंथ के प्रारंभ में ये बता दिया कि यह शरीर, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन जो चतुष्टक पुरुषार्थ हैं इनकी प्राप्ति का मूल है। और जब यह शरीर निरोग रहेगा तभी कुछ प्राप्त कर सकता है, इसलिए शरीर को निरोग रखना प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। इस संस्करण में विमर्श का अध्ययन, परिष्कार, विभिन्न वन औषधियों का अनुसंधान के बारे में, साहित्य का अंतर्भाव एवं प्रत्येक वनस्पति का यथास्थिति असंदिग्ध परिचय देने की चेष्टा की गई है। औषधियों का अभ्यंतर प्रयोग यथास्थल किया गया है। तो भाव प्रकाश संहिता इसको दो भागों में ये उपलब्ध होती है, एक है पूर्वार्ध, एक है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग को 6 उपखंडों में विभाजित किया है। पूर्वार्ध खंड में ही निघंटु अध्याय, ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा कि निघंटु अध्याय के अंतर्गत ये श्लोक हमने लिया है। रस शास्त्र में भी हम इसके बारे में बहुत बार नाम सुना है। और जो उत्तरार्ध खंड है इसमें 73 अध्याय हैं। अब इसकी भाव प्रकाश संहिता की विशेषता, तो भाव प्रकाश संहिता में संस्कृत के मूल श्लोक सहित हिंदी अनुवाद मिलता है। तो इसमें श्लोक मिलते हैं संस्कृत के और हिंदी अनुवाद भी। भेषज द्रव्यों के विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रचलित सही नाम, अंग्रेजी, लैटिन आदि भाषाओं तथा वनस्पति की उत्पत्ति स्थान तथा उनका विशिष्ट परिचय और रासायनिक संगठन आदि का यथास्थान। तो इसमें वनस्पति से जो औषधि मिलती है उनके बारे में वर्णन है। चरक सुश्रुत संहिता में जो वर्णित नहीं है उनका भी इसमें वर्णन है। इसमें सृष्टि प्रकरण, गर्भ प्रकरण, बाल प्रकरण एवं ऋतुचर्या का वर्णन है। जो निघंटु भाग है ये स्पेशली वनस्पति यानी हरित की आदि वर्ग, अन्न, पान, घृत आदि का विस्तृत वर्णन है निघंटु भाग में, जो ये अपनी भाव प्रकाश संहिता का ही अंग है। अब जो थर्ड वन है हमारी लघुत्रयी संहिता में, इसका नाम है माधव निदान। तो निदाने माधव है श्रेष्ठ है, अर्थात रोग का निदान करने में आचार्य माधव रचित माधव निदान ग्रंथ श्रेष्ठ बताया है। यह उक्त आयुर्वेद जगत में प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र के 3 प्रमुख सूत्र हैं, हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान एंड औषध ज्ञान। अर्थात हेतु ज्ञान का अर्थ है रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ। लिंग ज्ञान का अर्थ है रोग का विशेष लक्षण का ज्ञान प्राप्त करना। और औषधि ज्ञान का तात्पर्य है अमुक रोग में अमुक औषधि का प्रयोग करना। ठीक तरह से रोग का ज्ञान प्राप्त होने पर ही उस रोग की चिकित्सा सफल होती है। इसलिए पहले रोग की परीक्षा करें और उसके बाद औषधि की व्यवस्था करें। तो ये दिया हुआ है अपने माधव निदान में। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं माधवकर जी। पुरातत्ववेताओं द्वारा इनके समय की जो 7वीं शताब्दी माना गया है। माधव ने वाग्भट के वचनों का उल्लेख किया है। विद्वानों ने माधवकर जी को बंगाली होना प्रतिपादित किया है। अब इसका ढांचा, तो इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है, माधव निदान प्रथम, माधव निदान द्वितीय। दोनों भागों में कितने अध्याय हैं? 69 अध्याय बताए हैं। अब हम जानेंगे इसकी विशेषता। विशेषता मूलतः रोग निदान का ग्रंथ है। संपूर्ण रोगों के नैदानिक लक्षणों का विवरण उपलब्ध है। प्राचीन पद्धति से रोगों के निदान का मिलता है इसमें। इसका निदान के लिए सैद्धांतिक सूत्र पंच निदान के बारे में इसमें उल्लेख है। मतलब हेतु निदान, पूर्व रूप,
रूप, उपसय एवं अनुपसय एंड स्वयं प्राप्ति तथा रोगों की साध्य असत्य का विशद वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद में वर्णित सभी रोगों के विस्तृत निदान के अतिरिक्त मसूरिका आदि कतिपय रोगों का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया गया है। भरतत्रयी के समान इनके स्थानों में विभक्त न करके दो खंडों में, जो भरतत्रयी है उनको हम स्थानों में विभक्त करते हैं और इनको हमने खंडों में विभक्त किया। जो लघुत्रयी के जितने भी भाव प्रकाश, माधवकर, ये सभी बहुत कुछ लघुत्रयी की संहिताओं का अनुसरण किया गया है लघुत्रयों में, और कुछ अन्य विषय भी जोड़े गए हैं। तो ये हमने लघुत्रयी संहिता को आज कंप्लीट किया। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे काश्यप संहिता के बारे में। धन्यवाद।